अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। मुझे क्लास स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट चाहिए। मैं जो रेलेवेंट फाइल है उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। थैंक यू।
जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्वेश्चन ढूँढने की कोशिश कर रहा था, मुझे फाइल मेरी डाटा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आई कुड नॉट फाइंड रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। कैश फ्लो का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया। डाटा मेरा थोड़ा डिस्प्लेस हुआ हुआ है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझसे ओपन नहीं हो पा रहा। तो क्या किया जाए? लेट मी चेक, कोई पास पेपर में से कोई क्वेश्चन मिल जाए मुझे अगर। जी, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। जी, व्हाट्सएप कर दें इब्राहिम, अगर आपके पास क्वेश्चन कोई है तो व्हाट्सएप कर दें।
जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा माजरत, आज हमने ये 15 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरी गलती है, लेकिन जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, कुछ इब्राहिम साहब अभी शेयर कर देंगे, तो हम कर लेते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जी इब्राहिम अगर आपने क्वेश्चन भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिए, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। जी हम कैश फ्लो का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, सॉरी, वेरी सॉरी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने डिस्कस किया, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने डिस्कस करना था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड है हमारे पास। तो इनडायरेक्ट मेथड हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम पीबीआईटी से स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। पीबीआईटी से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, amortization, impairment, लेस करते हैं नॉन कैश इनकम। जिस तरह नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश इनकम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, amortization of deferred income, amortization of deferred income, या डिक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन का डिक्रीज होना, ये भी एक इनकम है। इन दोनों को मिला के मैं कहता हूं नॉन कैश आइटम। क्या है ये दोनों? नॉन कैश आइटम। ये एडजस्टमेंट कर लेने के बाद हम कुछ ऐसी इनकम माइनस करेंगे जिसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग से है, लेकिन वो पीबीआईटी के अंदर शामिल हुई हुई है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। मैं बल्कि इसको यूं लिखूंगा, इनकम रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ब्रैकेट में लिख देता हूं ये कौन कौन सी इनकम हो सकती है। लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिस्पोजल। ये सारी इनकम वो है जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिंग से है, लेकिन ये ऑपरेटिंग के अंदर शामिल हुई हुई है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से इसका ताल्लुक है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, और ऐड कर देंगे अगर कोई लॉसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लाइक लॉस ऑन डिस्पोजल,
तो इन दोनों एक्टिविटीज को मैं मिला के कहता हूं ये है इन्वेस्टिंग आइटम। ये इन्वेस्टिंग आइटम आ गए। फिर इसके बाद हम देते हैं हेडिंग वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में हम कुछ चीजें ऐड लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट एसेट में इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? करंट एसेट का इंक्रीज या डिक्रीज, करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जी बताएं, करंट एसेट का इंक्रीज, अरे यार करंट एसेट का इंक्रीज लेस करते हैं। स्कॉर्पियन, करंट एसेट का इंक्रीज लेस करते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, हाँ अगर कोई करंट एसेट में डिक्रीज हो जाए तो उसको ऐड करते हैं। करंट लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज हो जाए तो ऐड करते हैं। करंट लाइबिलिटी में अगर कोई डिक्रीज हो जाए तो लेस करते हैं। तो किस चीज को ऐड करते हैं, किस चीज को लेस करते हैं, ये जुबानी याद होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। करंट एसेट का इंक्रीज लेस, करंट एसेट का डिक्रीज ऐड, करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज ऐड और करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज लेस करते हैं। ठीक है, ये चार एडजस्टमेंट, इन चारों को मिला के हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। रेहान कह रहे हैं कि रीजन बता दें ऐड या लेस करने की। वैसे तो रेहान टेक्निकल रीजन के बजाय मैं आपको बड़ी सिंपल सी रीजन बताता हूँ। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, तो एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है, तो एसेट का डिक्रीज होना प्रॉफिट में ऐड नहीं हो सकता, लेस होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपस में ऐड नहीं हो सकते। एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट क्रेडिट आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट क्रेडिट में ऐड हो जाता है, और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट होता है, तो क्रेडिट डेबिट आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो क्रेडिट डेबिट अप्रोच याद रखें तो काम आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है रेहान खान, ये सबसे आसान चीज है याद रखने के लिए। चलें, अब इन तीन चीजों को लिखने के बाद जगह मेरे पास कम पड़ गई, अदरवाइज इन्हीं के नीचे हम लिखेंगे, तीन पेमेंट लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। तो टोटल चार काम करते हैं, इस तरह से समझ लें, इस तरह से उंगलियों पे याद रख लें कि हम ऑपरेटिंग में चार काम करेंगे। पहला, नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड, नॉन कैश इनकम को लेस करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे, इन्वेस्टिंग आइटम को एडजस्ट करेंगे, कोई प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, लॉसेज है तो ऐड। तीसरा काम करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का, और चौथा काम करेंगे इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। ये तीन डिविडेंड पेड, तीन जो पेमेंट्स हैं ये हम ऑपरेटिंग में लिखेंगे। ठीक है, अब ये मेरी आदत है, मैं इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड इकट्ठा ऑपरेटिंग में लिखता हूं। अदरवाइज रेहान ने क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज आईएएस अलाउ करता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का पे होना आप भले ऑपरेटिंग में लिखें, इंटरेस्ट और डिविडेंड का, भले फाइनेंसिंग में लिखें। हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग में भी उस दिन डिस्कस किया था, और डिविडेंड का पे होना फाइनेंसिंग में भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग में भी। लेकिन हम एक जगह लिखेंगे, दो जगह लिखा तो डुप्लीकेशन से कैश फ्लो टैली नहीं होगी हमारी, तो हम किसी एक जगह लिखेंगे। लेकिन मैंने अपनी एक आदत डेवलप की हुई है कि मैं हमेशा इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड इकट्ठा लिखता हूँ ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट और डिविडेंड का पे होना आप ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, फाइनेंसिंग में भी।
ये आपको IAS 7 ने खुली छूट दी है इसके ऊपर। इसी तरह इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव के ऊपर भी वैसे छूट दी है। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव का ओरिजिन वैसे इन्वेस्टिंग है, लेकिन इसको भी आप ऑपरेटिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन खिचड़ी ना बन जाए ऑपरेटिंग के अंदर इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव, खिचड़ी ना बन जाए। इसलिए मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड हमेशा ऑपरेटिंग में और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हमेशा इन्वेस्टिंग में लिखता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आप भी उस तरह से करें, लेकिन एक आदत बना लेना बेहतर है। कोई एक आदत बना ले, या इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड इकट्ठा ऑपरेटिंग में लिख दिया करें। ये 3 पेमेंट्स हमेशा मुझे याद रहती हैं कि एंड पे लिख देते हैं, तो मेरे लिए आसानी रही। मतलब मैं जब से स्टूडेंट हूँ मैंने तब से ये रट्टा लगाया हुआ है, तो मुझे आसानी हो जाती है इसमें। अदरवाइज यू कैन राइट इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड अंडर फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट और डिविडेंड पे होने का ओरिजिन वैसे फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग में लिखने की इजाजत है। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव का ओरिजिन वैसे इन्वेस्टिंग है, लेकिन ऑपरेटिंग IAS 7 कहता है इस डिबेट में पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, कि लॉजिक क्या है, आर्गुमेंट क्या है, तो दोनों के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, दोनों ठीक है। तो IAS 7 खुद इसको समझता है कि दोनों जगह लिखना मुनासिब है, तो आप लिख लें जहां मर्जी। ये है कैश फ्लो बनाने का डायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक ही मेथड होता है डायरेक्ट। ऑपरेटिंग बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाता है कि कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनाए, या ओवरऑल कहा जाता है कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाए। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक ही मेथड है, डायरेक्ट। अच्छा, अगर मेथड एक ही है तो मैं इसको डायरेक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट का मतलब होता है कैश इन आउट, रिसीव पेड, दिस इज डायरेक्ट अप्रोच। बट यू सी इन ऑपरेटिंग हम ये डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। हम ये नहीं लिख रहे कि कैश कितना आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया, बल्कि हम प्रॉफिट से इनडायरेक्टली कैश कैलकुलेट करने की कोशिश करें। वी आर कैलकुलेटिंग कैश इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रॉफिट फिगर। So this presentation is called indirect method. Now what is direct method? तो डायरेक्ट मेथड को हम छोटा सा बल्कि हल्का सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सही, लेकिन डायरेक्ट मेथड आपसे पूछा नहीं जाना एग्जाम। ठीक हो गया? तो डायरेक्ट मेथड में अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने को कहा जाए तो कैसे बनेंगे? ये स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा आप। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर, एक्सपेंसेस पेड, सारे एक्सपेंसेस पेड, फिर वही इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। मेथड चाहे डायरेक्ट हो, इंटरेस्ट, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड आप ऑपरेटिंग में एंड पे लिख लिया करें। अगेन इंटरेस्ट और डिविडेंड तो ऑप्शन है, लेकिन टैक्स पेड तो आना ही आना है ऑपरेटिंग। तो मेथड चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, टैक्स पेमेंट आपने अलग से शो करवाना। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस पेड लिखते हैं इसमें सारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे एडमिन हो चाहे सेलिंग हो, सिवाय 2 एक्सपेंसेस के। कौन से? टैक्स और इंटरेस्ट। क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट का अलग से शो करवाना IAS 7 की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से हमने नीचे शो करवाए हुए। तो ये है डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड देखने को बड़ा आसान लगता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में देखिए ऑपरेटिंग में हमने कितनी आइटम, 2, 4, 4, 8 और फिर 3, 11 आइटम लिखे, लेकिन डायरेक्ट में हम सिर्फ 6 आइटम लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड देखने को आसान लगता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो सकती है। शॉर्टकट जो है ना हमेशा टेक्निकल होते हैं, तो ये शॉर्टकट है लेकिन टेक्निकल है। और इनडायरेक्ट मेथड लेंथी है लेकिन आसान होता है। और IS7 की रिकमेंडेशन भी इनडायरेक्ट मेथड इसलिए होता है कि शेयर होल्डर को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको ये पता चलता है कि वाई प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। अदरवाइज एक नॉर्मल इन्वेस्टर के माइंड में तो यही आता है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड क्यों नहीं पे कर रहे, इतना प्रॉफिट कमाया तो इतना कैश भी होना चाहिए। लेकिन शेयर होल्डर को ये बताने की कोशिश की जा रही होती है इनडायरेक्ट मेथड में कि हमने प्रॉफिट बेशक 100 मिलियन का कमाया है, लेकिन कैश हमारे पास सिर्फ 5 मिलियन पड़ा हुआ है। तो इनफैक्ट इनडायरेक्ट मेथड इज एन अप्रोच टू कन्विंस शेयर होल्डर कि वाई प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। तो इनडायरेक्ट मेथड इज मोर appropriate to prepare। ठीक हो गया। अब अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। ये जितनी डिस्कशन हुई थी चले, इसमें ऑपरेटिंग भी कहीं वो डायरेक्ट वाली भी आ गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब हम ये सिंपल कैश फ्लो तो हम देख ली, हमने देख ली, लेकिन ये सिंपल कैश फ्लो हमें आनी नहीं, हमें आनी है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। हो गया। जी अब चलते हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में क्या हमने करना है। अच्छा, जिस तरह बैलेंस शीट हमें पेरेंट और सब्सिडरी की दी जाती है, हम उसको कंसोलिडेट खुद करते हैं। कंसोलिडेशन प्रोसेस उसका ये होता है कि लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करते हैं और कुछ रूल्स हम अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़े और लिखे। फिर हमें पेरेंट और सब्सिडरी का प्रोवाइड किया जाता है, हम उनको कंसोलिडेट करते हैं। ये एग्जाम में भी यही करते हैं और प्रैक्टिकली भी यही करते हैं। हम पेरेंट की बैलेंस शीट, सब्सिडरी की बैलेंस शीट को एक एक आइटम को अलग अलग कंसोलिडेट करते हैं, लाइन बाय लाइन आइटम। फिर पेरेंट के प्रॉफिट लॉस को और सब्सिडरी के प्रॉफिट लॉस को उठाते हैं और एक एक इनकम को, एक एक एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन कैश फ्लो की कंसोलिडेशन इस तरह से नहीं होती। कैश फ्लो इस तरह से कंसोलिडेट नहीं होता कि पेरेंट की कैश फ्लो को उठाएं और सब्सिडरी की कैश फ्लो को उठाएं और उन दोनों को कंसोलिडेट करें। ये काम नहीं करते। रादर हम करते ये हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस को उठाते हैं और उससे कैश फ्लो बनाते हैं। तो उससे जो कैश फ्लो बनेगी वो होगी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। वंस अगेन दोबारा सुने, देखिए कैश फ्लो बनती कैसे है नॉर्मली। हम किसी एक सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, कैश फ्लो कैसे बनाते हैं। हम एक कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, इस साल की भी, पिछले साल की भी, और इनकम स्टेटमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो देखते हैं, तो हम कैश फ्लो बना देते हैं। कैश फ्लो कैसे बनती है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन से। अगर मैं बैलेंस शीट भी कंसोलिडेटेड उठाऊं और प्रॉफिट लॉस भी कंसोलिडेटेड उठाऊं और इन दोनों को बेस बना के जो कैश फ्लो बनाऊंगा
वो कैश फ्लो होगी ही कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाने का प्रोसीजर वो नहीं है जो बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन का था या प्रॉफिट लॉस की कंसोलिडेशन का, कि हम पेरेंट और सब्सिडियरी की बैलेंस शीट को उठा के कंसोलिडेट करते थे, पेरेंट और सब्सिडियरी के प्रॉफिट लॉस को उठा के कंसोलिडेट करते थे। तो पेरेंट और सब्सिडियरी की कैश फ्लो को उठा के कंसोलिडेट वैसे नहीं करेंगे, बल्कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उठाएंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस उठाएंगे और उससे जो कैश फ्लो बनाएंगे वो होगी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। तो इसमें हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस हमने जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से लेने हैं, हमने इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो कंसोलिडेटेड। इंग्रेडिएंट मीन जिन चीजों से बनती है कैश फ्लो बनती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस से। तो हमने जो बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो बनाने के लिए वो कंसोलिडेटेड लेनी है। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा होगा, प्रैक्टिकली भी ऐसे किया जाता है, प्रैक्टिकली कैश फ्लो होता है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर एफर्ट कर चुके, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस के ऊपर एफर्ट कर चुके, तो फिर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के ऊपर इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो वो तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस को बेस बनाते हुए जो कैश फ्लो बनाएंगे वो होगी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। इज इट क्लियर बच्चों? जबरदस्त हो गया। लेकिन अब अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस को बेस बना के कैश फ्लो बनाऊंगा तो फिर कुछ न्यू चैलेंजेस का सामना होगा। वो क्या, वो ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंस, गुडविल, एनसीआई, तो ये वो चीजें हैं, ग्रुप रिटेनिंग, जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर तो होती है। एक सिंगल कंपनी की बैलेंस शीट में ये चीजें नहीं होती, ना गुडविल होती है, ना एनसीआई होती है, ना ग्रुप रिटेनिंग होती है। तो अब ये चीजें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही हैं जिनसे हमने कैश फ्लो बनानी है। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के अंदर कुछ चीजों का इजाफा हो जाए। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के अंदर किन चीजों का इजाफा में हम सारा काम जो करते हैं वो करेंगे। पीबीआईटी से शुरू करेंगे, हमें ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश अमोर्टाइजेशन हो, अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल भी होगी। सिंपल सी बात है कि अगर गुडविल इम्पेयर होगी तो वो नॉन कैश इजाफी जो आपको नजर आई। फिर आइटम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वैसे के वैसे आएंगे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे की वैसे आएंगी। एक चीज और इजाफा हो जाएगी, लिखते हैं तो यहां पे एक लाइन का इजाफा हो जाएगा, डिविडेंड पेड टू
एनसीआई अलग शो होगा और डिविडेंड पेड टू अदर्स ये अलग से शो होगा। तो एक लाइन का इजाफा हो गया। नॉर्मल कंपनी की जब कैश फ्लो बनाते हैं कि यहां एनसीआई का कंसेप्ट होगा एंड हाउ वी कैलकुलेट डिविडेंड पेड टू एनसीआई। इसके लिए हम एक एनसीआई का टी अकाउंट बनाएंगे। एनसीआई का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मिलेगा। ओपनिंग कंसोलिडेटेड सीएसएफपी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्लोजिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से बैलेंस मिलेगा। याद करें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। एनसीआई के हिस्से का प्रॉफिट फिर बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे कि एनसीआई को हमने पे कितना। जी मेरी तरफ से कोई वॉइस की डिस्टॉर्शन नहीं है, सिग्नल पूरे हैं और मैंने वैसे भी अब सिग्नल और थोड़ा कनेक्शन इंप्रूव यूज किया है, तो मेरी तरफ से वॉइस की डिस्टॉर्शन कोई नहीं है। एनसीआई का अकाउंट बना के हम कैश पेड टू एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। वॉइस लो है। अच्छा हाँ जी, अब कैसी आ रही है आवाज? अब आ रही है बेहतरीन, बेहतरीन आवाज आई। फर्क पड़ा वैसे? मैं इतना लाउड बोलता हूँ कि पहले जो मेरी आवाज आ रही थी वो विदाउट माइक आ रही थी, माइक तो अब लगाया मैंने। जस्ट इमेजिन। तो बगैर माइक के भी मेरी आवाज आती है। चलें जी। तो कैश पेड टू एनसीआई या डिविडेंड पेड टू एनसीआई कैसे कैलकुलेट करना है ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हम 3 पेमेंट जहां शो करवाते थे ऑपरेटिंग एंड पे, अब 4 पेमेंट शो कर। फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम जिस तरह से लिखते हैं कि हमने फला जगह इन्वेस्टिंग, फला जगह इन्वेस्टमेंट की, फला जगह डाइवेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट तो वैसे लिखेंगे, लेकिन अब एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर हमने किसी एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट की या डाइवेस्टमेंट की या सब्सिडरी के अंदर डाइवेस्टमेंट की, तो उससे जो कैश आएगा, या सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, सब्सिडरी के अंदर और एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट, इसका कैश सेपरेटली मेंशन करना। मतलब मैंने 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, एक एसोसिएट है और एक अदर देन एसोसिएट है, तो उन दोनों की इन्वेस्टमेंट को अलग अलग मेंशन करना है। मैंने 6 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उनमें से सिर्फ एक एसोसिएट है, तो जो एसोसिएट है उसको अलग अलग शो करता है, बाकी 5 को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो या सब्सिडरी हो, तो डाइवेस्टमेंट इन एसोसिएट हो या सब्सिडरी हो, ये अलग से शो होती है। ये इन्वेस्टिंग के अंदर अलग से शो होती है, बाकी सारी इन्वेस्टिंग वैसे ही बनेगी। मशीन परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, व्हीकल परचेज की, नॉन करंट एसेट का परचेज होना, सेल होना, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना या वापस करना, डाइवेस्ट करना, किसी को लोन देना या लोन वापस लेना, इंटरेस्ट का पे करना, डिविडेंड का, सॉरी इंटरेस्ट और डिविडेंड का रिसीव करना,
तो ये सारा कुछ डाइवेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट के बेचने को। रेहान शेयर खरीदे तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की, शेयर बेच दिए तो उसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट की। डाइवेस्टमेंट मीन्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टिंग में यानी कि बस यही कुछ नया आएगा, बाकी तो सारा कुछ वही रूटीन का होगा। फाइनेंसिंग में सब कुछ वही होगा, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर इशूड, लोन ऑब्टेन्ड, सब कुछ वही आएगा, नथिंग इज न्यू। हाँ, जो न्यू था वो हमने ऊपर बात कर दी, डिविडेंड पेड टू एनसीआई एंड डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। तो पूरी कैश फ्लो में नया क्या है सिवाय इसके कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और डाइवेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, डाइवेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये अलग से शो करनी है। डिविडेंड पेड टू एनसीआई अलग से शो करना है। गुडविल की कोई इंपेयरमेंट होगी तो वो लिख देनी है। इसके अलावा नया क्या है? बाकी सारी कैश फ्लो वैसे ही। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है बच्चों। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, फिर 2-3 बातें और करूंगा, फिर बाकायदा तौर पे हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अरे वाह, मैंने ग्रुप में आपके मैसेज अब पढ़े, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो आवाज ही नहीं आ रही है। मतलब दिस इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी और फिर भी बच्चे सुनी जा रहे हैं, फिर भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। जी बच्चों, कोई अब आवाज क्लियर आ रही है और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल शातार। ले बच्चों, कैश फ्लो इतनी भी सादा एग्जाम में नहीं आएगी। कैश फ्लो का पास पेपर में क्वेश्चन है आईसीएम में, उस कैश फ्लो के क्वेश्चन ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत इंप्रेस किया। इस तरह का कैश फ्लो का क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा, ना सीए के ना एसीसीए के। तो वो एक्सीलेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन बनाने वाले को दाद देनी चाहिए। लेकिन ये बात अलग है, मतलब मैं उस क्वेश्चन की तारीफ करूंगी क्योंकि क्वेश्चन काफी टेक्निकल है, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा भी है, वो एग्जाम लेवल में पूरा नहीं होता क्वेश्चन। मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट में वो क्वेश्चन इतना लेंथी है कि कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, मतलब वो इतना लेंथी क्वेश्चन है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारे पास पेपर के हम कैश फ्लो के क्वेश्चन चंद एक ही हैं वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा जितना मैंने बता दिया यहाँ पे फॉर्मेट में। मैंने कहा कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकलिटीज क्या होंगी इस कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो का क्वेश्चन जब भी आएगा कंसोलिडेटेड, तो या परचेज ऑफ सब्सिडरी या सेल ऑफ सब्सिडरी का सिनेरियो लाजमी होगा। या तो ड्यूरिंग द ईयर आपने सब्सिडरी को खरीदा होगा या ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी को बेचा होगा। उठा के देख लें पास पेपर के क्वेश्चन। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो जब भी आएगी जी, फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो जब भी आएगी तो या सब्सिडरी को अक्वायर किया जा रहा होगा ड्यूरिंग द ईयर किसी एक सब्सिडरी को, या किसी एक सब्सिडरी को ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो चले मैं आपके सामने एक एक्विजिशन का सिनेरियो डिस्कस करता हूं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एक सब्सिडरी को अक्वायर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल हमारी कंसोलिडेशन नहीं होती थी। हमने ड्यूरिंग द ईयर किसी एक सब्सिडरी को अक्वायर किया, ऑलरेडी हमारी 2-3 सब्सिडरीज थी, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल भी बनी होगी, इस साल भी बनी है। हाँ, पिछले साल हमारी 2 सब्सिडरीज थी फॉर एग्जांपल, इस साल हमारी 3 सब्सिडरीज है।
एक सब्सिडरी को ड्यूरिंग द ईयर हमने अक्वायर किया। अगर ये सिनेरियो हो तो कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने डिस्कस करना है। फिर इसी तरह मैं डिस्पोजल की बात करूंगा। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 15-20 मिनट लगेंगे डिस्कशन पे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। तो मैं एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूं। ड्यूरिंग द ईयर P Limited acquired 70% shares of S Limited by paying 200 million at acquisition net assets of subsidiary were as follows. आपको ना इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी उसकी, उसके स्टॉक था, उसका डेटर था, उसके कैश और बैंक थे, उसके क्रेडिटर थे। सो फॉर एग्जांपल उसके 150 मिलियन के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे, 30 का स्टॉक था, 20 के डेटर थे, 15 का कैश था। टोटल करीब कितना बनता है? 150, 180, 200, 215 और 35 के क्रेडिटर भी थे, 180 के नेट कैश थे। और हम सबके मालिक नहीं, हम तो 70% के मालिक हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है कि हमने कंपनी को एक्वायर किया, और ना अब साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी दी जाएगी। 2019 फॉर एग्जांपल करंट ईयर है, 2018 प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। आपको कुछ ना कुछ फिगर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको गुडविल की फिगर की बात कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लूं मैं जो लिखना चाहता हूं। गुडविल थी पिछले साल 300, अब है 240। अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर नजर दौड़ाएं, जो हमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, तो यूं लगता है कि 60 की इंपेयरमेंट है। लेट मी चेक। हाँ 60 की इंपेयरमेंट। मैं चलो फिगर थोड़ी सी चेंज करता हूं ताकि कुछ समझने में, जो स्टेरियो में बनाना चाह रहा हूँ वो समझने में आसानी हो जाए। 280 कर लेते हैं। यूं लग रहा है 20 की इंपेयरमेंट है, लेकिन कोई बताएगा, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कि इंपेयरमेंट कितनी है? अब जरा हाफिज नुमान जरा बैलेंस शीट का फेस देख के लग रहा है कि कितनी इंपेयरमेंट है? 20 की। लेकिन कोई सही इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी? इंटरेस्टिंग, इंपेयरमेंट कितनी है? एनीवन? नहीं तो फिर सुनो, आप जरा गौर करें। आपने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी एक्वायर की है, ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। आपने कंपनी एक्वायर की है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 200 की। और उसको एक्वायर करने की वजह से आपको क्या मिला? 180 का 70%, 70% शेयर एक्वायर किया आपने। 180 का 70% तो 126, तो इट मींस कि आपने 74 की गुडविल पे की है। जी इब्राहिम, गलत फिगर आपकी, 74 की आपने गुडविल पे की है। 74 की जब गुडविल पे किया तो गुडविल का टी अकाउंट देखें। गुडविल ओपनिंग कितनी थी? 300। गुडविल क्लोजिंग कितनी है? 280। लेकिन अक्वायर करते
तो वक्त न्यू गुडविल तो आई है 74 की, तो इस हिसाब से तो ये 374 होना चाहिए था। तो गुडविल कितनी कम पड़ रही है बैलेंसिंग फिगर, 374 माइनस 280, तो असल में गुडविल की इम्पेयरमेंट 94 की है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब बैलेंस शीट के फेज को खाली देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते इम्पेयरमेंट कितनी है जब तक मैं गुडविल का टी अकाउंट ना बनाऊं। टी अकाउंट बना के पता चला अच्छा हमारे पास ओपनिंग इतनी थी, न्यू इतनी आई, और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज इम्पेयरमेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको ये मिला कि गुडविल की इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल का टी अकाउंट बना। ठीक हो गया बच्चों। चलिए अब अगली चीज, एक और चीज मुझे बताएं कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर हम सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अलग से मेंशन करेंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी के अंदर, कितना लिखूं मैं कि सर यार वो रिवर्स गेम ना लगाए करें। गुडविल के बारे में मैं ये बता रहा था कि गुडविल का एक अकाउंट बनाएं, ओपनिंग गुडविल लिखे, क्लोजिंग गुडविल लिखे, और जो सब्सिडरी आपने ड्यूरिंग द ईयर हायर की है उसके ऊपर जितनी गुडविल आपने पे की है वो आप लिखिए। तो बैलेंसिंग फिगर से आपको पता चलेगा कि गुडविल की इम्पेयरमेंट कितनी है। ठीक है किधर। अच्छा रेहान ने ये फरमाया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के साथ हम कितना कैश लिखेंगे, 200 का कैश लिखेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखनी है 200। 200 की इन्वेस्टमेंट की है बच्चों। हाफिज नुमान भी 200 कह रहे हैं, रेहान भी 200 कह रहे हैं। 200 लिखेंगे ना बच्चों। बच्चों जरा आंखें खोल के देखिए आपके साथ होने क्या लगा है। हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखेंगे 185। सोचिए जरा 185 कहां से आ गया। हा हा 185 हमने जिस सब्सिडरी को अक्वायर करने के लिए पे किया है 200। नहीं यार इम्पेयरमेंट नहीं है, सुने। हाँ हमने जिसको अक्वायर करने के लिए 200 पे किया उसके पास अपना 15 का कैश था। नहीं कैश इक्विवेलेंट नहीं, कैश देखो, यानी कि मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से 200 का कैश निकला है लेकिन 15 का कैश आया भी तो है। 200 का कैश चला गया लेकिन उस सब्सिडरी के आने से 15 का कैश इंक्रीज भी तो हुआ है। देखिए बड़ा लॉजिकल है। आपने एक बिजनेस अक्वायर किया 200 देके, जिस बिजनेस को अक्वायर किया उसके अंदर 15 का कैश पहले ही पड़ा हुआ, तो आप क्या कहेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 185। ये वाला 15 जनाब, ये वाला 15 आपने जिस सब्सिडी को अक्वायर किया उसके अंदर 15 का कैश पहले पड़ा हुआ। ठीक है, तो आप नेट कैश लिखेंगे, बिल्कुल ठीक कहा हाफिज नुमान, तो 185 लिखेंगे। ठीक हो गया। चलो अब मैं ना बैलेंस शीट में कुछ और आइटम लिखता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में आपको बैलेंस शीट गिवन है, गुडविल, करंट एसेट्स। करंट एसेट में स्टॉक की फिगर कुछ यूं गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक था 100 का और क्लोजिंग स्टॉक है 120 का। अब स्टॉक को देखें तो कितना इंक्रीज है स्टॉक में, कितना इंक्रीज है स्टॉक में 20 का। और स्टॉक का इंक्रीज हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में लिखते हैं। हम क्या करते हैं, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर अगर इंक्रीज हो तो हम लेस करते हैं, लेकिन अगर करंट एसेट के अंदर डिक्रीज हो तो हम ऐड करते हैं। ये करंट एसेट ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि हमने आइटम को स्पेसिफाई करना है कि किस में इंक्रीज है किस में डिक्रीज है। जी शाहताज पूछ लें आप क्वेश्चन।
जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ, हम इन्वेंट्री का भी टी अकाउंट बनाएंगे जिस तरह गुडविल का बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और चीज इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक का सामना है। ओपनिंग इन्वेंट्री वैसे क्या थी? सो क्लोजिंग क्या है? 120। लेकिन जब हमने सब्सिडी अक्वायर किया ना, तो अक्वायर करने से हमें उसका स्टॉक भी मिला 30 का। तो अब यहां से आपको आइडिया होगा कि स्टॉक असल में 10 का डिक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट का फेस देख के क्या लग रहा था कि स्टॉक 20 का इंक्रीज हो रहा है, तो असल में ये स्टॉक इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। ये है एक्विजिशन। शाहताज अली खान कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 61-100% कंसोलिडेट होता है, तो 15 का पूरा कैश कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। इसमें ये बात नहीं हो रही कि हमारा इसमें कितना हक है, इसमें बात ये हो रही है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना कैश इजाफा हुआ 15। किसका है किसका नहीं अभी इससे कोई कंसर्न नहीं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना कैश इंक्रीज हुआ, कितना कैश डिक्रीज हुआ। 200 कैश किया था, 15 का कैश आया था। शाहताज अली खान, ठीक है जी। स्टॉक की बात मैं रिपीट करता हूं कि स्टॉक बैलेंस शीट की फिगर को देख के लग रहा था कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 20 इन स्टॉक, बट व्हेन वी prepared inventory account, then we realized this is decrease of 10 in stock, rather increase। तो इंक्रीज नहीं, ये तो 10 का डिक्रीज है, ठीक है। असल में हकीकत ये है कि पिछले साल जो स्टॉक की फिगर शो हो रही थी ना, उसमें फॉर एग्जांपल 2 सब्सिडरीज थी, अब 3 सब्सिडरीज है, तो 3 सब्सिडरीज के साथ स्टॉक तो 130 हो जाना चाहिए था, क्योंकि 30 का स्टॉक तो वो है जो हमने एक्वायर किया। तो ये 130 होने के बजाय तो 120 हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज है। ये डिक्रीज इन स्टॉक सबको समझ आया? डिक्रीज इन स्टॉक सबको समझ आया? जी बच्चों, अब ये डिक्रीज इन स्टॉक है तो क्या करेंगे? डिक्रीज इन स्टॉक है तो ये ऐड होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह डेटर की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में डेटर भी गिवन है, ओपनिंग डेटर 95 के, 95 के, क्लोजिंग डेटर 80 के। अब अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे लग रहा है 15 का डिक्रीज है, 15 का डिक्रीज। लेकिन जब डेटर का टी अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा ये 15 का डिक्रीज नहीं, ज्यादा है डिक्रीज। ओपनिंग 95, क्लोजिंग 80। लेकिन हम जब एक्विजिशन में की तो एक्विजिशन का इफेक्ट डेटर में भी आया, तो ये तो 115 हो जाना चाहिए थे, ये तो सिर्फ 80 है, इसका मतलब 35 का डिक्रीज है। 35 का डिक्रीज इन स्टॉक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो तो उसको डेटर में ऐड करते हैं। डेटर की हमेशा ग्रॉस फिगर लेते हैं हम, डेटर हमेशा ग्रॉस लेते हैं। तो डिक्रीज इन डेटर होगा तो वो भी हम लेस सॉरी ऐड कर देंगे 35 का, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी इसी तरह से इफेक्ट होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपनिंग थे 300 के, क्लोजिंग है 320 के। क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि हमने एक्विजिशन से भी 120 के, सॉरी 120 के 150 क्या है, लेट से कोई डिस्पोजल नहीं है, तो अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में इस तरह से आसानी होगी कि बैलेंस शीट का डेप्रिसिएशन देंगे 450 में से 320 130,
अगर मैं ये 150 ना लिखता तो डेप्रिसिएशन की फिगर गलत कैलकुलेट मुझसे, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन मैं अगर इसको कंसाइज करूं सारी बात को, हमने जो सब्सिडी एक्वायर की है उसके प्रॉपर्टी प्लांट स्टॉक डेटर कैश हर चीज का इफेक्ट भी लेना है। चले आखिरी चीज देख लें, क्रेडिटर। क्रेडिटर थे हमारे 70 के और 80 के। बाजाहिर क्या लग रहा है कि 10 के इंक्रीज है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम क्रेडिटर का टी अकाउंट बना के देखेंगे, ओपनिंग 70 है, क्लोजिंग 80 है, लेकिन हमने जो ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन किया उसमें 35 के क्रेडिटर मजीद आए हैं, तो ये 105 बनता है। इसका मतलब है 25 के क्रेडिटर कम हो गए। तो 25 के क्रेडिटर कम हुए, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर को, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने एक एक आइटम का इफेक्ट लिया, गुडविल का लिया, एसेट्स का लिया, लायबिलिटी का लिया, कैश का लिया। ऑल एक्टिविटीज एज पर सोल्ड और परचेज स्लिप। यस, बिल्कुल रेहान। अभी तो हम सारी बात कर रहे थे एक्विजिशन की, अब मैं सारी बात को बदल दूंगा। आखिरी एग्जांपल कि ड्यूरिंग द ईयर पे लिमिटेड सोल्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जो कि थे 70% बाय रिसीविंग 200। अगर कोई ऐसा मामला हुआ है तो सबसे पहले गुडविल, मतलब तमाम टी अकाउंट्स में अब इफेक्ट उलट साइड पे आएगा। एक्विजिशन हुई थी तो गुडविल डेबिट हुई थी, अब गुडविल क्रेडिट होगी डिस्पोजल की वजह से। क्रेडिटर एक्विजिशन की वजह से इंक्रीज हुए थे, अब डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज होंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन की वजह से इंक्रीज हुए थे, अब डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज होंगे। इन्वेंट्री एक्विजिशन की वजह से इंक्रीज होगी हुई थी, अब डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज होगी। डेटर एक्विजिशन की वजह से इंक्रीज हुए थे, अब डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज होंगे, ठीक है। और एक आखिरी आइटम कि अगर मुझे वाकई 200 मिला है सब्सिडरी को बेच के, तो मैं इन्वेस्टिंग में लिखूंगा कि मुझे सब्सिडरी को बेच के कितना कैश मिला है। हरियम ये बता दें, ये बता दें, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमें सब्सिडरी को बेच के कितना कैश मिला है? जी 185 देखिए, क्योंकि 200 का कैश आया लेकिन वो सब्सिडरी चलेगी जिसके साथ 115 का कैश भी था, तो 185 हम लिखेंगे डिस्पोजल से हमें कैश आया। तो आपको ये बातें समझ आ गई। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में क्या क्या चैलेंजेस हैं मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले गुडविल की इम्पेयरमेंट, डिविडेंड पेड टू एनसीआई, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी और एसोसिएट के अंदर अलग से, डाइवेस्टमेंट सब्सिडरी और एसोसिएट के अलग से, ये चीजें। और फिर अगर कोई सब्सिडरी या हमने अक्वायर की हो या हमने डिस्पोज की हो, उसके इम्पैक्ट कैश फ्लो पे कैसे लेना है, ये बातें हमने डिस्कस की। और वो अक्वायर और डिस्पोजल के भी अगर आप पॉइंट्स उंगलियों पे गिनना चाहें तो कौन कौन से हैं, एक गुडविल का, एक एनसीए का भी आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस नहीं किया एनसीए का, लेकिन एनसीए का इफेक्ट भी आएगा, गुडविल का इफेक्ट आएगा, एनसीए का इफेक्ट आएगा, कैश का आएगा, करंट एसेट का आएगा और लायबिलिटी का आएगा। ये 5 इफेक्ट आएंगे।
जब भी कोई सब्सिडी हम अक्वायर करेंगे या डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बाकायदा तौर पे क्वेश्चन करके देखते हैं। स्कॉर्पियो तो आपका जवाब 200 गलत था जी। हम क्वेश्चन करके देखेंगे। जी, यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। The following balances were extracted from consolidated income statement and consolidated statement of financial position of Karachi Group Limited for the year ended 30th June 2010. तो consolidated income statement given है, consolidated statement of financial position given है, consolidated, तो इनसे जो हम कैश फ्लो बनाएंगे वो कंसोलिडेटेड ही होगी। लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली इंफॉर्मेशन से। वन ऑफ केजीएल कराची ग्रुप लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। केजीएल 3 सब्सिडरीज, उसके पास 3 सब्सिडरीज है। ऑटो इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड वाज अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2009। तो अब हम देखें हमारा ईयर एंड क्या था, 30 जून 2010, यानी कि हमने इस साल के शुरू में अक्वायर की थी 1 जुलाई 9 को। 80% शेयर अक्वायर किए 30 मिलियन देने के बाद, बाय परचेजिंग 80% शेयर ऑफ फॉर 30 मिलियन। फेयर वैल्यू नेट एसेट्स उस दिन थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, डेटर, कैश, क्रेडिटर्स एंड अदर पेबल्स। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें जो सब्सिडी हमने अक्वायर की उससे रिलेटेड। तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम देखेंगे कि क्या क्या कैश फ्लो पे इफेक्ट आने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट गुडविल, कि ऐसी सब्सिडी को अक्वायर करने में हमने कितनी गुडविल पे की होगी। तो गुडविल की वर्किंग में यहीं पे कर देता हूं। हमने कितने परसेंट शेयर अक्वायर किए, 80%। नेट एसेट्स कितने थे, 27.5। इन्वेस्टमेंट 30 मिलियन, मिला क्या हमें, 27.5 का 80%। तो एग्जैक्ट 8 मिलियन की गुडविल हमने पे की इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए। ठीक हो गया। अब गुडविल का टी अकाउंट हम बनाएंगे यहां पे। ओपनिंग क्लोजिंग गुडविल का तो पता नहीं, लेकिन जो हमने अक्वायर की है उसमें हमने गुडविल पे की है 22 की। पहला काम तो ये कर दिया हमने। बल्कि गुडविल की अमाउंट में अगर देखना चाहूँ तो हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट हमें नहीं दी जा रही। शायद वो नीचे कहीं जाके हमें बताए, या इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ही गुडविल लिखी हो। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। अभी इसको हम पेंडिंग छोड़ सकते हैं। तो अब दोबारा आते हैं कि हमने इसको अक्वायर करने के लिए कितने पैसे पे किए, 30 मिलियन। 30 मिलियन पे किए, लेकिन इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए जब 30 मिलियन पे किया तो इसके साथ 6 मिलियन का कैश आया भी है। तो कितना हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग में, 30 पे किया, 6 का कैश आ गया, 24। जी बिल्कुल 24 लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 10-11 लाइनें छोड़ना कम से कम जरूरी है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां तक हम ऑपरेटिंग। फिर इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में हम लिखेंगे कैश पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 24 नेगेटिव। ठीक है, एग्जामिनर की आसानी के लिए अगर आप 30 - 6 इस तरह से शो करवाना चाहे तो नॉट बैड। ठीक हो गया। अब इन चीजों का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा,
इसको भी पेंडिंग कर देते हैं। जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ रहे हैं, हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और बाकी एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से जो चीजें देख के हम कैलकुलेट कर सकते थे वो कर दी हमने, गुडविल कैलकुलेट कर दी और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कैलकुलेट कर दी। आगे चलते हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इस इंफॉर्मेशन पे दोबारा आ सकते हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को एक दफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हुआ है आईसीएमए के एग्जाम में कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक्विजिशन भी है, डिस्पोजल भी है। तो मैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर लूं और बाद में पता चले ओहो डिस्पोजल भी था, मैंने उसका इफेक्ट तो लिया नहीं। तो इसलिए हम जरा पेशेंस के साथ पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के फिर हम रिमेनिंग एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये जो फिगर मैंने कैश फ्लो में लिखी है ये तो आनी ही आनी। आगे चलते हैं। इट्स केजीएल पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई at its proportionate share of fair value of subsidiary net assets। नेट एसेट की फेयर वैल्यू पे हम एनसीआई को रिकॉर्ड करते हैं। तो एनसीआई का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है और एक्विजिशन के साथ कितनी एनसीआई आई है। एनसीआई का ओपनिंग और क्लोजिंग हमें नजर आएगा 10 और 28। 10 ओपनिंग है, 28 क्लोजिंग है। जी अब देखें दोबारा ये डाटा इस इंफॉर्मेशन में बंद कि हमारी सब्सिडी अक्वायर करने से एनसीआई कितनी इंक्रीज की होगी। ग्रुप की एनसीआई डेफिनेटली, ग्रुप बैलेंस शीट में एनसीआई कितनी इंक्रीज की होगी अक्वायर करने से। जी बच्चों जल्दी से बताएं। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, कैसे शो नहीं हो रही, क्या चीज नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5.5 5.5 ये 5.5 कहां से आया, जितने नेट एसेट्स हैं एक्विजिशन डेट पे इसका 20% एनसीआई है। तो 5.5 की एनसीआई तो सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन की बरकत से इंक्रीज हो गई। एक्विजिशन की तो 5.5 की एनसीआई इंक्रीज हो गई। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन नंबर 1 मैंने पूरी पढ़ दी, इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे चलेंगे। बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इंक्लूडेड ट्रेडमार्क 6 million। There was 50% in the value of trademark during year। यानी कि इंटेंजिबल में 6 million 1 जुलाई को वो थी ट्रेडमार्क था, जो कि 50% इंपेयर हो गए 30 जून। इसका मतलब है 30 जून को वो बाकी बचे 3 million। तो इंटेंजिबल पे दोबारा जाते हैं, इसमें 6 million और इसमें 3 million ट्रेडमार्क है। अब ट्रेडमार्क का अकाउंट तो ना भी बनाओ तो चल जाएगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि इंपेयरमेंट है। तो पीबीआईटी के नीचे हम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते हैं। तो इंपेयरमेंट एक नॉन कैश आइटम है। अमोर्टाइजेशन की इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, $3 million की इंपेयरमेंट को हम ऐड करते हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि 19 मिलियन की बाकी क्या थी, गुडविल, और यहाँ पे 27 मिलियन की। मतलब देखिए ना, 25 में से अगर 6 मिलियन ट्रेडमार्क है तो 19 मिलियन क्या होगा, गुडविल। 30 में से अगर 3 मिलियन ट्रेडमार्क है तो 27 क्या होगी, गुडविल होगी। ठीक है,
तो ये गुडविल की इंफॉर्मेशन हमें इस बहाने मिली। तो अब गुडविल के टी अकाउंट में मैं पुट कर सकता हूँ ओपनिंग 19, क्लोजिंग 27, और इस टी अकाउंट को अगर मैं टोटल करूं तो पता चल जाएगा कि इम्पेयरमेंट कितनी है, 19 और 22, 41, 14 की इम्पेयरमेंट है। 14 की इम्पेयरमेंट है, और इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अलग से शो करवाएंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल वैसे तो इकट्ठी मैं स्प्लिट ना करता हूँ, ओवरऑल आ जाती थी इम्पेयरमेंट, लेकिन बेहतर है कि हम गुडविल की इम्पेयरमेंट अलग से शो करवाएंगे। 14 की इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हमें फिगर दी गई है, टोटल डेप्रिसिएशन 70 मिलियन की है। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन उसने खुद दे दी, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी। 70 मिलियन की डेप्रिसिएशन। जी गुडविल एड कैसे? जी गुडविल 8 है, सॉरी गुडविल 8 है, सही कहा आपने, गुडविल 8 है। और अगर गुडविल 8 है तो फिर इम्पेयरमेंट कोई नहीं है। कोई इम्पेयरमेंट नहीं है गुडविल की। एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 70 की। गुडविल का टी अकाउंट टैली हो गया, तो इसमें कोई इम्पेयरमेंट है ही नहीं। मेरे लिखने में गलती हुई कि गुडविल की इम्पेयरमेंट कोई नहीं है। एक्विजिशन के वक्त 8 की गुडविल इंक्रीज हुई है। इंफॉर्मेशन नंबर 4 पे दोबारा आता हूं, डेप्रिसिएशन 70 की है। इसके बाद a machine costing 10 million having book value 6.5 million. अब मैं पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दूं कि मैं आगे बढ़ूं। 19 कैसे आया? कौन सा 19? इस तरह से आया कि ओपनिंग इंटेंजिबल थे 25, इसमें से 6 मिलियन का ट्रेडमार्क है, तो 19 मिलियन की गुडविल होगी। ठीक है, जी मशीन जिसकी कॉस्ट 10 मिलियन है, नेट बुक वैल्यू 6.5 मिलियन है। अच्छा, नेट बुक वैल्यू का 6.5 मिलियन है, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 3.5 मिलियन। इसको हमने डिस्पोज कर दिया, ट्रेडिंग किया विद अनदर मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 7 मिलियन विद एन एडिशन कैश पेमेंट ऑफ 1 मिलियन। ये इस तरह का सिनेरियो ना मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है रॉड वाले क्वेश्चन के अंदर। मुझे ये बताएं कि ये जो न्यू एसेट हमने लिया है इसको कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 7 पे। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे इस सेकंड बुलेट की? न्यू मशीन डेबिट, न्यू मशीन डेबिट कितने से? 7 से। ओल्ड मशीन हमारी बुक से निकल जाएगी कितने की? और 10 और 6.5 की, सॉरी नेट बुक वैल्यू 6.5 है। तो हमें कैश पे करना पड़ा इसके बदले में 1 का, इसका मतलब है हमें लॉस हुआ 0.5 का। तो 1 का कैश पे किया तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई, 0.5 का लॉस हुआ। अब इस एंट्री का कैश फ्लो से क्या ताल्लुक है? इस एंट्री का कैश फ्लो से ये ताल्लुक है कि डिस्पोजल के ऊपर लॉस होगा तो हम ऊपर ऐड करेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल।
0.5 का, और हमने जो कैश पे किया है एसेट को परचेज करने के लिए वो हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग में। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 मिलियन, एक्सचेंज के ऊपर हमने पे किया। तो ये थी इंफॉर्मेशन नंबर 3 का सेकंड बुलेट। लेकिन हम साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट भी जरूर बनाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट भी जरूर बनाएंगे, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन करेंगे बैलेंस शीट से देख के। बैलेंस शीट में इसका ओपनिंग क्लोजिंग है 500 और 510, 500 ओपनिंग 510 क्लोजिंग। फिर हमने जो ओल्ड बेचा है, डिस्पोजल भी है, वो 6.5 की, और जो न्यू हमने लिया है वो 7 का, उसका कैश हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये हमने जो एक्सचेंज किया है, एक एसेट गया एक एसेट आया, वो लिख दिया हमने। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन का थर्ड बुलेट, फुली डेप्रिसिएटेड एसेट कॉस्टिंग 10 मिलियन वर स्क्रैप ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, फुली डेप्रिसिएटेड एसेट का मतलब क्या है? जिसकी कॉस्ट 10 है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10 होगी। फुली डेप्रिसिएटेड का मतलब ये है कि जितनी कॉस्ट है उतनी डेप्रिसिएट है। इसका मतलब उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है? 0। तो जब नेट बुक वैल्यू 0 है तो उसकी डिस्पोजल की वजह से नेट बुक वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। तो इस डिस्पोजल को टी अकाउंट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आखिरी बात, proceed of a long-term loan amounting to 5 million was specifically used for purchase of property, plant and equipment। इसका मतलब ये है कि हमें जो लोन नजर आ रहा है बैलेंस शीट में 120 और 125 का डिफरेंस, वैसे तो एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ये फाइनेंसिंग में जाना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं, ये कैश असल में हमने उसके लिए लिया है, फिक्स एसेट के लिए। दोबारा इंफॉर्मेशन देखें, प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो कैश ये आया भी है और कैश गया भी है, तो फाइनेंसिंग में भी लिख देंगे, इन्वेस्टिंग में भी लिख देंगे, ये दोनों जगह आएगा। वैसे यहां तो हमें लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आए थे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ताल्लुक समटाइम रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी होता है। मतलब मैं अगर सिंपली ये कहूँ कि क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंक्रीज हमेशा परचेज की वजह से होता है? जरूरी नहीं है, समटाइम रीवैल्यूएशन की वजह से भी इंक्रीज रहता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो कहीं वो रीवैल्यूएशन की वजह से तो नहीं। तो पहले देखिए बैलेंसिंग फिगर आती भी है कि नहीं। 510 प्लस 70 प्लस 6.5, 586.5, 586.5, 507 और 20.5 जी 59 की बैलेंसिंग फिगर आती है। लेकिन 59 की बैलेंसिंग फिगर में आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है कि एसेट परचेज करने की वजह से ये इंक्रीज हुआ? नहीं, जरूरी नहीं है, रीवैल्यूएशन की वजह से भी हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व देखेंगे कि क्या कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं आ रहा। जी हमने इक्विटी में देखा कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 59 का जो इंक्रीज है वो परचेज की वजह से आया होगा। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 59।
ठीक हो गया बच्चों। 59 का ये इंक्रीज है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात है। अब आखिरी इंफॉर्मेशन पढ़ लें, फिर हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के करा देंगे। 5 अगस्त 2010 को हमारा ईयर एंड याद रहे, हमारा ईयर एंड 30 जून 2010 है। तो 5 अगस्त को जो भी होने वाला है वो ईयर एंड के बाद होने वाला है। इसको डिविडेंड अगर 5 अगस्त को भी अनाउंस होता है, उसका कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो इस साल की फाइनल स्टेटमेंट में आएगा ही। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। जी ये 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। IAS 10 इसके बारे में कहता है कि ये ईयर एंड के बाद जो डिविडेंड अनाउंस होंगे वो नॉन एडजस्टिंग डिविडेंड है। हाँ, जो 2009 का फाइनल डिविडेंड था, जो कि अगस्त 2002 में अनाउंस हुआ था, वो 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। कितने परसेंट? 15%। 15% डिविडेंड। किसका 15%? 200 का 15%। 200 का 15% तो कितना आता है? 30। तो डिविडेंड का पे होना, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड टू एनसीआई अलग आएगा, और लेस डिविडेंड पेड टू अदर शेयर होल्डर वो अलग आएगा। तो अदर शेयर होल्डर को जो हमने डिविडेंड पे किया ना, वो 200 का 15%, 30। ये डिविडेंड हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब बस हमने कैश फ्लो, हमने फिगर्स पुट कर दिए बैलेंस शीट को देखते हुए, लेकिन हमने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर हमने जो ये पढ़ी थी एक्विजिशन के वक्त, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इफेक्ट हमने ले लिया था। बाकी इन्वेंट्री का, डेटर का, कैश का और क्रेडिटर का हमने इफेक्ट लेना है। मेरा ख्याल है कैश का इफेक्ट भी मैंने ले लिया था, 24 मैंने इन्वेस्टमेंट में लिखा था जी, कैश का इफेक्ट भी मैंने ले लिया था। बाकी इन 3 चीजों का इफेक्ट लेना है, डेटर पे, इन्वेंट्री पे और क्रेडिटर पे। अब बैलेंस शीट का एक एक आइटम हम तरतीब में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट अभी तक हमने नहीं लिया। जी मैं करवा देता हूँ फिजर, एक एक चीज को तरतीब में देखेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो फिगर्स आ रही हैं, क्या इनका इफेक्ट हमने कैश फ्लो पे ले लिया? बिल्कुल ले लिया। हमने बकायदा टी अकाउंट बनाया, इंक्रीज और डिक्रीज सारे इफेक्ट हमने ले लिए। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, तो ये पढ़ के लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में इंक्रीज हुआ है 2 का, तो हमने ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की होगी। अच्छा एक मिनट रुक जाए, क्या इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बाकी हमने 2 की होगी? या ये भी हो सकता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की ना हो, बल्कि हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इनकम हुई है। तो इनकम तो नहीं हुई एसोसिएट के अंदर, ये हमें देखना है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में नजर आया कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हुई है 5। तो अगर आप एसोसिएट का टी अकाउंट देखें, तो एसोसिएट का ओपनिंग बैलेंस है 10, क्लोजिंग है 12। इसका मतलब है 5 की अगर इनकम हुई है, इसका मतलब है 3 हमने एसोसिएट से डिविडेंड रिसीव किया। ठीक है, 3 का डिविडेंड रिसीव किया होगा, बैलेंस शीट साइड पे आ रही है। अब इन चीजों का कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर तो एसोसिएट से जो प्रॉफिट है, ये यहां से लेस कर देगी। प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कितना? 5 का।
और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। कितना 3 का ये ऐड हो गया यहाँ पे। अगेन मैंने कहा कि तरतीब में एक एक आइटम को देखेंगे बैलेंस शीट के कि क्या किसी चीज का इम्पैक्ट कैश फ्लो पे रह तो नहीं गया। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि कोई आइटम बैलेंस शीट में ऐसा ना बचे जिसका हमने कैश फ्लो पे इम्पैक्ट ना लिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हो गया, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का हो गया, इंटेंजिबल का ऑलरेडी हम ट्रेडमार्क और गुडविल का ले चुके। इन्वेंट्री को देखें कितना इंक्रीज आ रहा है 61 का, लेकिन यहाँ पे अब आपको याद आएगा कि एक्विजिशन के वक्त भी इन्वेंट्री 10 की आई थी, तो 200 प्लस 10 ये इन्वेंट्री की डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग कितना है 261, तो यहां से पता चलता है कि इंक्रीज 51 का है। तो 51 की इंक्रीज को क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस बल्कि मुझे हेडिंग देनी चाहिए वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 51। आगे ट्रेड डेटर्स में वैसे तो बाजार सिर्फ 18 का इंक्रीज आ रहा है, 162 से बढ़ के 180 हो गया, 18 का इंक्रीज है, लेकिन अगर हम जब यहाँ देखेंगे तो डेटर में 8 का इंक्रीज तो इस वजह से भी आ रहा है। तो 162 और 8 ये डेबिट साइड पे आ गए और क्लोजिंग साइड पे 180, तो ये पता चलेगा 10 का इंक्रीज है, ओनली 10 का इंक्रीज। तो 10 के इंक्रीज को लेस इंक्रीज इन डेटर्स हम लेस कर देंगे। चलें, इसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ओपनिंग 0 थे, क्लोजिंग 10 है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को हम कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर सकते हैं, ऑप्शन है, एजम्पशन ले सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को हम कैश इक्विवेलेंट अगर ट्रीट करें तो वो भी ठीक है, ना करें तो फिर इसको इन्वेस्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। लेस कर देंगे इंक्रीज इन डिपॉजिट। कैश इक्विवेलेंट ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एजम्पशन आपको नोट देना पड़ेगा। तो 10 का इंक्रीज इन डिपॉजिट माइनस कर देंगे। कैश और बैंक ओपनिंग 25 और क्लोजिंग 10, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लिखने के बाद हम सब कुछ लिखते होते हैं। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन ये लिखने से पहले एक दफा देख लें कि कोई ओवरड्राफ्ट ना हो ऑपोजिट साइड पे। तो कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो 25 और 20, ओपनिंग 25 है, क्लोजिंग 20 है। इसका मतलब ये है कि सारा साल में 5 का कैश यूज हुआ, कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज। चलो अब आते हैं ऑपोजिट साइड पे। बैलेंस शीट में एसेट साइड कंप्लीट हमने देख ली। ऑपोजिट साइड पे शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट लाजमी बनाना चाहिए। समटाइम डिविडेंड की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी होती, तो रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना के पता चलेगा रिटेन अर्निंग कितनी है। ओपनिंग है 250, क्लोजिंग है 320, तो ये टी अकाउंट एहतियातन बना लेना चाहिए। 250, 320 और प्रॉफिट की फिगर कितनी है ये देख लेते हैं। अब प्रॉफिट लॉस में ना प्रॉफिट की फिगर हमें दो उसके एट्रीब्यूशन करके दी हुई है कि 100 है पेरेंट से रिलेटेड और 15 है एनसीए से रिलेटेड। इस 100 और 15 के साथ देखें सलूक क्या करता लगा। 100 जाएगा रिटेन अर्निंग के अकाउंट में और 15 जाएगा एनसीए के अकाउंट में। इससे क्या पता चलेगा डिविडेंड का बारे में कि यहाँ ये बनता है 350, लेकिन ये आ रहा है 320, तो 350
30 का वही डिविडेंड है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। 30 का डिविडेंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो फिर भी एक ये थॉट बना लेना चाहिए ताकि अगर डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन को मिसिंग हो क्वेश्चन के अंदर तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकें। लेकिन यहाँ से जी एनसीए का डिविडेंड हमें साथ ही कैलकुलेट हो जाएगा 25 और या था 30.5 30.5 इट मींस 2.5 इज बैलेंसिंग फिगर। ये हमने डिविडेंड पे किया होगा एनसीए पे 2.5, तो 2.5 का डिविडेंड पे टू एनसीए। ठीक हो गया। चलो जी बैलेंस शीट में और आगे चलते हैं। रिटेन अर्निंग हो गया, एनसीआई हो गया, लॉन्ग टर्म लोन ऑलरेडी हमने इसका इंक्रीज फाइनेंसिंग में लिख दिया था, लोन ऑब्टेन। आगे चलते हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अरे 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 अरे, बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। लॉन्ग टर्म लोन को हमेशा करंट मैच्योरिटी के साथ मिला के देखा जाता है। तो ओपनिंग 120 है, क्लोजिंग 145 है, तो ये 25 का इंक्रीज था जिसको मैं 5 का इंक्रीज उस वक्त समझा था। तो 25 का इंक्रीज है, तो लोन ऑब्टेन 25 है। ठीक हो गया, तो लोन ऑब्टेन 25 है। तो ये गलती हो गई थी, लेकिन चलो कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी हमें। ट्रेड क्रेडिटर में कितना इंक्रीज हुआ? वैसे तो लग रहा है कि डिक्रीज हुआ है 287 और 262, लेकिन ओपनिंग अगर 287 था तो हमने अक्वायर भी तो किए थे। हमने जब सब्सिडी अक्वायर की थी तो उसके साथ क्रेडिटर आए थे 17 के, तो क्लोजिंग बचे हैं खाली 262 के। तो 42 का डिक्रीज है। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो जाए तो लेस करते हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर 42, ये हम लेस करते हैं। ले जी क्रेडिटर भी हो गया, और बाकी बचा दो चीजें, फाइनेंस एक्सपेंसेस यानी कि इंटरेस्ट। ओपनिंग 5 का था, क्लोजिंग 8 का। इंटरेस्ट हमें यहां पे भी नजर आएगा प्रॉफिट लॉस में 14 का, तो इंटरेस्ट का अकाउंट बना लें। ओपनिंग पेबल था 5 का, क्लोजिंग पेबल है 8 का, एक्सपेंस है 14 का, टोटल बनता है 19, 11 इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड 11। इसी तरह टैक्सेशन की फिगर में दी गई है, ओपनिंग 50, closing 60, tax expense for the year is given 65. We can calculate balancing figure 115 here, and 115 balancing figure is 55. 55 is tax paid. 55 is tax paid. इस तरह से जी हमने एक एक चीज का इम्पैक्ट ले लिया। बैलेंस शीट में जो भी आइटम आ रहे थे सबका इम्पैक्ट हमने ले लिया कैश फ्लो पे। अब प्रॉफिट लॉस को भी एक नजर दौड़ा लें कि कोई चीज ऐसी है जिसका हमने इफेक्ट ना लिया। एनसीए का प्रॉफिट का इफेक्ट ले लिया, टैक्सेशन का, इंटरेस्ट का, सब कुछ हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट भी हो गया। हाँ, पीबीआईटी जो हमने शुरू में पुट करना होता है वो कैसे पुट करेंगे? तो पीबीआईटी, पीबीटी की बनाए, पीबीआईटी की नहीं है। 180 इज पीबीटी, इसमें इंटरेस्ट अगर 14 का ऐड कर लो तो ये पीबीआईटी बन जाएगा 194। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप टोटल करें, ऑपरेटिंग का अलग से, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, और टोटल करने के बाद ओवरऑल 5 का डिक्रीज आना चाहिए। ये 2 मिनट का मैं यहाँ पे पास दूंगा, आप इसका टोटल करें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का, फिर डिस्कस करते हैं।
14 क्यों ऐड किया पीबीटी में? क्योंकि हमें पीबीआईटी चाहिए था शाहताज अली खान, पीबीटी नहीं चाहिए था हमें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट पेड हम ऑलरेडी नीचे लिख रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट पेड भी हम लिखें और ऊपर भी पीबीटी लिखें, तो पीबीटी में इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ, नीचे इंटरेस्ट फिर दोबारा माइनस कर, तो हम ऊपर पीबीआईटी इसलिए लिखते हैं कि टैक्स इंटरेस्ट और टैक्स पेड हमें नीचे शो करवाना होता है, IAS 7 की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमेशा पीबीआईटी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पीबीआईटी अगर गिवन ना हो तो पीबीटी में इंटरेस्ट ऐड कर दें, ठीक है जी। जी किसने टोटल किया ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का? ऑपरेटिंग का कितना आता है? मेरे पास तो 61 आ रहा है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 194 प्लस 3 प्लस 70 प्लस 0.5 माइनस 5 माइनस 51 माइनस 10 माइनस 42 माइनस 11 माइनस 55 माइनस 2.5 माइनस 30 61 आता है मेरे पास। मेरे हिसाब से 61 इन्वेस्टिंग का टोटल -24 -1 -59 प्लस 3 -10 -91 और 25 पॉजिटिव, तो 61 प्लस 25 माइनस 91। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, कैश फ्लो टैली है जनाब। हालांकि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती हो जाती है। कैश फ्लो टैली हो गई जनाब, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप अगर दोबारा कर लें सबसे पहले, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसके बावजूद अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन आप नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, लेकिन बहुत ब्लर है, नजर नहीं आएगा। चलो ये तो व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। एक बच्चे ने ना अभी फाइल, एक आपके पास पेपर का ये भी क्वेश्चन शेयर किया था व्हाट्सएप पे, शायद शाहताज ने किया था या किसने किया था, इब्राहिम ने किया था मेरा ख्याल। विंटर 19 में क्वेश्चन कोई आ रहा है यहाँ पे सी लिमिटेड के नाम से, नहीं ये वो नहीं, शब्बीर सीमेंट वाला। हाँ, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों, कैसे लग रहा है मुझे आसान है? कि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ 2-3 है, ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है उससे, लेकिन है वही कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन से बेहतर है वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिया, जो हमने यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन किया, और मजीद जो इसके अंदर इस हैंड आउट के अंदर क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये भी आप कर लीजिएगा। जी मैं फाइल सेंड कर देता हूँ, लेकिन अभी अगर आप किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है उस क्वेश्चन का जो हमने भी किया, तो स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं आपके साथ वो शेयर भी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।